तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है दी दिल्ली सुल्तान्स की। जो हमारी दिल्ली थी वहाँ पे कौन से जो हमारे राजा लोग थे उन्होंने राज किया और कितने टाइम तक किया। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो यहाँ पे भी आपको यही नाम बताता है और कहता है In chapter 2, we saw that regions like the Kaveri Delta became the center of a large kingdoms। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने इस बात को जाना कि जो आपका कावेरी डेल्टा था, यहाँ पे अगर आपने नहीं स्टडी किया तो आप उसको स्टडी कर सकती हैं। वहाँ पे आपकी बहुत सारी किंगडम्स हमने देखी और देखा कि भाई वहाँ पे कैसे कैसे आपके राजा लोग रहते थे। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन ऑफ अ किंगडम विद द दिल्ली एज इट्स कैपिटल। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपने इस बात को भी नोटिस किया होगा वहाँ पे उस वाले चैप्टर के अंदर कि भाई वहाँ पे ये नहीं बताया गया कि जो आपकी दिल्ली थी वहाँ पे वो कैपिटल थी या फिर वहाँ पे कौन से राजा आपके राज करते थे। दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सिटी ओनली इन द 12th सेंचुरी। ये इसलिए आपको नहीं बताया गया क्योंकि यार अब जो आपकी दिल्ली थी ना वो आपकी 12th सेंचुरी के पास जाके आपकी एक इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे बनी थी। टेक अ लुक एट टेबल 1। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंग रूलर अंडर द तोमर राजपूत। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपकी दिल्ली थी ना पहली बार वो आपकी कैपिटल कब बनी, वो बनी आपका जो तोमर राजा था ना, जो तोमर राजपूत था उसके आपकी जब उसके मतलब कि टाइम का वो राजा था उसके टाइम की जो किंगडम थी उस टाइम पे। who were defeated in the middle of the 12th century by a चौहान्स। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई जब आपकी 12th सेंचुरी का मिड यहाँ पे आ गया तो चौहान्स ने उसको क्या कर दिया, हरा दिया, जिनको हम चाह मनाज भी कहते थे। और वो आपके कहाँ से थे, अजमेर से थे। हमने पिछले चैप्टर के अंदर इस बात को स्टडी किया था। It was under the Tomars and the Chauhans that the Delhi became an important commercial center। और यहाँ पे बता रहा था कि भाई जो आपके तोमर थे और चौहान थे इनके राज्य में क्या हुआ, जो आपकी दिल्ली थी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, यानी कि भाई व्यापार वगैरह का या फिर जो यहाँ पे आपके ट्रेड वगैरह काम होते हैं उन सभी का एक बहुत अच्छा सेंटर यहाँ पे बन चुकी थी। ठीक है, अब आपको आगे बता रहा है दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, मैनी रिच जैना मर्चेंट्स लाइव्ड इन दी सिटी। और जो आपके अमीर अमीर लोग जैना धर्म के होते थे वो यहाँ पे रहते थे। जो व्यापारी लोग थे वो ज़्यादा यहाँ पे रहना स्टार्ट करना उन्होंने कर दिया था। एंड कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स। और काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी यहाँ पे बनने हमारे स्टार्ट हो गई थी। कोइंस मिंटेड हेयर कोल्ड दी दिल्ली वाल। और यहाँ पे बता रहा था कि जो हमारे सिक्के यहाँ पे बनाए जाते थे उनको हम क्या कहते थे, दिल्ली वाल। ठीक है, हैड वाइड सर्कुलेशंस। और सबसे ज़्यादा यही से यहाँ पे सिक्के जो थे वो हमारे पर्चल में थे। अब चलो एक काम करते हैं, जो हमारी दिल्ली है उसको हम थोड़ा इस मैप की हेल्प से स्टडी करते हैं, उस टाइम के अंदर हमारी दिल्ली बेसिकली कैसी थी। तो एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ गाइज आप सभी के लिए। ओके, सो करते हैं जूम। सो यार फ्रेंड्स, अब एक बार इस मैप को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे समझना। अब यार सबसे ऊपर आपका यहाँ पे क्या है, फिरोजाबाद। ठीक है, उसके बाद यार फिरोज शाह कोटला। उसके बाद यार आप ये देखो, ये तो देख रहे हैं ना यहाँ पे ये कौन सा, ये आपकी जो पुराने टाइम में आपकी यमुना नदी थी ना उसका ये कोर्स आपको शो कर रहा है। अभी तो आपको पता है कि जो आपकी यमुना नदी थी वो क्या कर चुकी है, शिफ्ट कर चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद ये रहा यार आपका हौज खास। अगर आप कभी दिल्ली में गए हो तो ये आपको आज भी देखने को मिलता है। उसके बाद यार यहाँ पे है आपका सीरी, फिर यहाँ पे है आपका जहांपनाह और यहाँ पे है यार दिल्ली कुल। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कुतुब मीनार। उसके बाद यहाँ पे है हौज ई सुल्तानी और उसके बाद यहाँ पे है तुगलकाबाद और यहाँ पे है आदिलाबाद। ठीक है, तो यार इस मैप को आप एक बार अगेन से मेरे साथ में बोल लिया, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे ऊपर क्या है आपका फिरोजाबाद, उसके बाद फिरोज शाह कोटला, उसके बाद ये है आपकी यमुना नदी का पुराना कोर्स और उसके बाद आपको यहाँ पे शो कर रखा है आपका तुगलकाबाद, फिर है आदिलाबाद, उसके बाद यहाँ पे ऊपर आपका हौज खास हो गया, फिर आपका सीरी, फिर जहांपनाह, फिर दिल्ली कुहाना और साथ में कुतुब मीनार और फिर आपका हौज सुल्तानी। तो चलो यार अब आगे चलते हैं गाइज, अब आगे पढ़ा अपना स्टडी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब माय फ्रेंड्स यार हम मैप 1 को तो यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, तो अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल्ड वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद अ फाउंडेशन ऑफ द दिल्ली सुल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। अब यहाँ पे कह रहा था कि जो आपकी दिल्ली सिटी है ना आज के टाइम पे जो इसकी इंपॉर्टेंस थी और ये जो आपकी कैपिटल सिटी जो बनना स्टार्ट हुई, ये आपकी स्टार्ट हुई थी करीबन आपकी 13th सेंचुरी की बिगिनिंग में और आपकी दिल्ली सल्तनत का एक पार्ट ये रही थी। Take a look at table 1 again and identify the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate।
अब यहाँ पे कहता है कि जो आपकी टेबल 1 यहाँ पे गिवन है आपके चैप्टर के अंदर, एक बार आप इसको देखो तो आप समझो कि कौन सी डायनेस्टी यहाँ पे आई जिन्होंने आपकी यहाँ पे इसके ऊपर रूल किया, अपना राज्य स्थापित किया और कितने टाइम तक किया। तो इस बात को अब हम डिटेल में जानने वाले हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना ही समझिए। अब कह रहा है द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नोन एज द दिल्ली। कह रहा है कि जो आपके दिल्ली के सुल्तान थे, जो दिल्ली के राजा थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आपके शहर यहाँ पे बनवाए, जिनको आज हम सभी किसके नाम से जानते हैं। उन सभी शहरों को मिला के हम क्या कहते हैं, दिल्ली बोलते हैं, जो कि हमने पिछले वाले मैप के अंदर भी यहाँ पे स्टडी किया था। अब आगे कहते हैं लुक एट द मैप 1 एंड लोकेट दिल्ली, कुहान, सिरी एंड जहापना। अब आपको कुछ बता भी रहा है कि भाई आप इनको अपने मैप के अंदर देखो, जो आपका दिल्ली, कुहाना है, सिरी है और साथ में जहापना है। तो इन सभी के लोकेशन मैंने आपको अभी भी यहाँ पे शो कराई थी और याद भी कराई थी। तो ये सभी आपके जो शहर थे, जो उस टाइम के राजा लोग थे, उन्होंने बनवाए थे। बाकी अब हम आगे बात करते हैं। तो आगे बता रहा है दी रूलर्स ऑफ द दिल्ली, और हम स्टडी करते हैं हमारी इस टेबल को, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बताता है राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपकी आती है तोमर। जो तोमर आए थे, ये आपके कब आए थे, आपकी जो 12th सेंचुरी थी उसके बिल्कुल शुरुआत में ये लोग आए थे। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट राजा कौन सा है, आपका अनंग पाल, जो कि कब से कब तक रहा, आपका 1130 से 1145 तक। उसके बाद कौन आ गए, आपके चौहान आ गए, और चौहान कब तक रखे, 1165 से लेके 1192 तक। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट आपका राजा रहा वो कौन था, पृथ्वीराज चौहान, जो कि आपका कब से कब तक था, 1175 से लेके 1192 तक। उसके बाद कौन आ गए, आपके जो अर्ली तुर्किश रूलर थे वो यहाँ पे आ चुके थे। वो कब से कब तक रहे, आपके 1206 से लेके 1290 तक। यहाँ पे इंपॉर्टेंट राजा कौन से रहे, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश, फिर रजैया, फिर गियासुद्दीन बलबल। इन सभी का टाइम पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अब हम आगे बात करते हैं, आगे समझ लेते हैं। तो माय फ्रेंड्स यार, अब आपने देखा कि भाई जो हमारी सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी आई, हमारी राजपूत डायनेस्टी आई। उसके इंपॉर्टेंट राजाज को हमने देखा यहाँ पे। वहाँ पे जो इल्तुतमिश था ना, उसकी टॉम आपको यहाँ पे शो कर रखी है, आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यार आपकी डायनेस्टी आई गाइस, जो कि थी आपकी खलजी डायनेस्टी। ये आपकी कब से कब तक रही, ये आपकी रही 1290 से लेकर 1320 तक। और ये आपकी यहाँ पे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहे हैं आपकी, वो कौन से रहे हैं, जलालुद्दीन खलजी और आपके अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। और उनका टाइम पीरियड आपको यहाँ पे गिवन है। बाकी चलो यार हम आगे बात करते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे दिखा रखा है अलाई दरवाजा। तो आपका जो अलाई दरवाजा था वो इस टाइप का यहाँ पे आपको शो कर रखा है, ठीक है। उसके बाद यार गाइस आई आपकी तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। अब ये आपके जो इसके इंपॉर्टेंट राजा थे वो आपको यहाँ पे नेम दिखा रखे हैं। वो कौन से थे, आपके गियासुद्दीन तुगलकी, उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। आपको यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट राजा थे वो शो कर रखे हैं। बाकी उनका टाइम पीरियड भी यहाँ पे आपको दे रखा है, जो कि है आपका 1320 से 1324, उसके बाद 1324 टू 1315, उसके बाद 1351 टू आपका 1388, ठीक है। उसके बाद यार आपकी डायनेस्टी आई गाइस सयाद डायनेस्टी, जो कि आपकी रही 1414 से 1451 तक। यहाँ का इंपॉर्टेंट राजा था आपका खाजिर खान, जो कि आपका 1414 से 1421 तक रहा, ठीक है। उसके बाद यार गाइज आपकी आई लोधी डायनेस्टी यहाँ पे, ठीक है। उसका टाइम पीरियड के साथ में यार मर्ज हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बाकी खुद से मैनेज कर लेना। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा रहा वो है आपका भलउल लोदी, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड रहा आपका 1451 से लेके 1489 तक। उसके बाद अगर हम बात करें आप सभी के साथ में, यहाँ पे आपको शो कर रखा है फिरोज शाह तुगलक जो थे उनका आपको यहाँ पे टॉम शो कर रखा है। तो चलो यार अब आगे जानते हैं हम कुछ और बातों के बारे में, हमारे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। अब हम और जानेंगे हमारे दिल्ली सुल्तान्स के बारे में यहाँ पे। तो चलो स्टडी कर लेते हैं। अब कहता है ऑल दो इनक्रिप्शंस, कोइंस एंड द आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली वैल्यूएबल आर द हिस्ट्रीज, तारीख singular and Tuareg plural written in the Persian, the language of administration under the Delhi Sultans। अब यहाँ पे आप सभी को बता रहा है कि भाई वैसे तो जो आपके इंस्क्रिप्शन थे, कोइन थे, आर्किटेक्चर था, साथ में ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा देती हैं आपकी तारीख वगैरह के बारे में, कि भाई आपकी कौन सी तारीख को क्या चीज़ हुई, आपकी कैसे क्या चीज़ वहाँ पे रही, जो कि आपकी पर्शियन के अंदर भी हमें देखने को मिलती है और भी बहुत सारी लैंग्वेज के अंदर हमने इस बात को देखा है। बट आगे आपको कुछ और बातें यहाँ पे बताता है और कहता है 4 स्टेजेस इन द मेकिंग ऑफ अ मनुस्क्रिप्ट। अब आपको पता है कि जो आपकी मनुस्क्रिप्ट होती है वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अब आपको ये नहीं पता कि जो आपकी मनुस्क्रिप्ट होती है वो कैसे लिखी जाती है। तो चलो उस प्रोसेस को भी यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारी हिस्ट्री के अंदर जो हमारी मनुस्क्रिप्ट थी वो कैसे क्रिएट की जाती थी, ठीक है।
तो सबसे पहले इस प्रोसेस के अंदर रहता है आपका प्रिपेयरिंग दी पेपर। आपका जो पेपर होता है हमें उसको तैयार करना रहता है। तो यहाँ पे आपके पेपर को तैयार करके आपको दिखा रहा है। उसके बाद बोल रहा है राइटिंग दी टेक्स्ट। उसके बाद क्या करना होता था, आपके टेक्स्ट को लिखना होता था, जो कि यहाँ पे लिख के आपको दिखा रहा है। उसके बाद मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड दी पैसेज। उसके बाद जो आपका गोल्ड था उसको थोड़ा पिघला के हम अपने जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उनको हाईलाइट करते थे। वो कैसे करते थे, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे करते थे, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयरिंग दी बाइंडिंग। फिर जो हमारे पेजेस यहाँ पे तैयार हुए हैं हमें उनको बाइंड करना होगा, तो वो चीज़ यार गाइज आपको यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। अब कहते हैं दी ऑथर ऑफ द त्वारिक वर लर्नड मैन secretaries, administrator, poets and the courtier who both recounted events and advised rulers on the governance, emphasizing the importance of just rule। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी त्वारिख यहाँ पे लिखी जाती थी, अब यार त्वारिख आपकी कुछ इसी टाइप की बुक वगैरह रहती थी जो कि लिखी जाती थी। वो आपके कौन लोग लिखते थे, वो लिखते थे आपके सेक्रेटरीज वगैरह, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, पोइट्स हो गए, या फिर जो आपके कोर्टियर हो गए, ये सभी लोग, ठीक है। और ये सभी जो भी इवेंट यहाँ पे होता था उस इवेंट की अच्छे से डिटेल यहाँ पे देते थे। और ज़्यादातर ये लोग जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन था उसी को फॉलो करते थे और उसी को जस्ट अपना दिखाना चाहते थे वो लोग, ठीक है। अब कहता है डू यू थिंक द सर्कल ऑफ जस्टिस इज एन अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या हम इस टर्म का यहाँ पे यूज़ करें कि भाई सर्कल ऑफ जस्टिस, यानी कि भाई सभी को अपना न्याय मिले और सभी यहाँ पे न्याय के अंदर हों, तो भाई क्या ये टर्म हमारे यहाँ पे जस्टिफाई करेगी हमारे राजा और जो इसके जो नीचे काम कर रहे हैं आपके जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, सेक्रेटरीज हो गए, इन सभी को जो रिलेशनशिप रहेगा उसको। तो आप एक बार इस बात को सोचो और फिर उनको कमेंट करके बताओ, ठीक है। बाकी हम इस बात को एक बार स्टडी भी कर लेते हैं, दिस सर्कल ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे कहते हैं फ़कर ई मुदाबी रोट इन दी 13th सेंचुरी। अब आपकी जो ये बुक थी यहाँ पे 13th सेंचुरी के अंदर लिखी गई थी। अब कह रहे हैं अ किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स एंड सोल्जर्स कैन नॉट लाइव विदाउट द सैलरीज कम फ्रॉम द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, बट पीजेंट कैन पे रिवेन्यू ओनली व्हेन दे आर प्रोस्पेरस एंड द हैप्पी। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड हॉनेस्ट गवर्नेंस। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो बुक थी इसके अंदर बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिली। वहाँ पे क्या बात लिखी हुई थी, उसमें लिखा था कि भाई एक जो राजा है वो कभी भी राजा नहीं रह सकता तब तक उसके पास एक अच्छी सेना नहीं है। अब सेना अच्छी कब होगी, जब उनको वो टाइम पे सैलरी देगा। अब सैलरी कब दे पाएगा राजा, जब उसके पास बहुत सारा रिवेन्यू इकट्ठा होगा, आई मीन टैक्स इकट्ठा होगा। टैक्स इकट्ठा कब होगा, जब वो जहाँ के किसान रहते हैं उसके राज्य के अंदर वो अच्छी फसल की पैदावार करेंगे। अच्छी फसल की पैदावार वो कब करेंगे, तब राजा उनको सारी सुविधाएं प्रदान करेगा, अच्छा उन्हें न्याय देगा, अच्छी उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उनकी बातों को समझेगा, उनके प्रति बिल्कुल होनेस्ट रहेगा, कोई गलत काम नहीं करेगा, तो भाई वो खुश रहेंगे। वो खुश तो भाई राजा खुश तो भाई राजा के जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनको भी सैलरी मिलती रहेगी, ठीक है। तो बाकी चलो यार अब आगे बात करते हैं। तो आगे कहते हैं कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन द माइंड, द ऑथर्स ऑफ द त्वारिख लिव्ड इन द सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली इवन इन द विलेजेस। अब कहते हैं कि आपको इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि जो आपके त्वारिख जो लिखते थे उसके रचयिता होते थे, वो आपके जो लोग थे वो दिल्ली के अंदर रहते थे, वो कभी किसी गाँव वगैरह में नहीं रहते थे। आपको इस बात को यहाँ पे अपने माइंड में रखना है, इस बात को समझते हुए, ठीक है। तो अब देखते हैं यार गाइज आप क्या समझते हो इस बात से, उनको कमेंट करके क्या बात बताते हो, ठीक है। अब कहते हैं दे ऑफ्टन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर द सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स। और कह रहा है कि भाई ये जो सुल्तान की हिस्ट्री वगैरह लिखते थे ना, ये इस लालच में आके लिखते थे कि अगर हम सुल्तान को अच्छी हिस्ट्री लिख के देंगे तो वो ज़रूर हमें कोई अच्छा इनाम यहाँ पे देगा। अब कहता है दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द ब्राइट लाइट एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन। अब कह रहा है कि भाई ये जो आपके लेखक होते थे हमेशा जो राजा था उसको एक ही बात याद दिलाते थे कि भाई जो हमारे पुराने विचार हैं, जो हमारी पुरानी बातें चली आ रही हैं, जो हमारी पुरानी मान्यताएँ हैं, आपको उन्हीं को कंटिन्यू रखना चाहिए। और जो हमारा सोशल डिस्टिंक्शन है, आई मीन जेंडर डिस्टिंक्शन है, उसको भी आपको ऐसे ही रखना है। जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ बेसिकली थोड़ा ऊपर से, कि भाई जो हम कहते हैं ना कि भाई ये काम आपके जो सिर्फ पुरुष हैं वही कर सकते हैं और ये काम आपकी महिलाएं ही कर सकती हैं, तो यार इसको हम बोलते हैं जेंडर डिस्टिंक्शन। आपको पता है कि हमारा पास्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। बाकी अब कहता है देयर आइडियाज़ वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी। और ये जो उनके आइडिया होते थे ये हर कोई के साथ में वो शेयर नहीं करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताता है बर्थ राइट का मतलब
कि जो आपकी बर्थ राइट होती है उसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हमने अभी भी पढ़ा था कि भाई जो बर्थ राइट थी और आपका जेंडर डिस्टिंक्शन था, इसको वो यहाँ पे बार बार राजा को याद दिलाते थे। इसका मतलब होता है आपका प्रिविलेजेस क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पीपल बिलीव दैट द नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन अ सर्टेन फैमिली। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई अब मानो कोई रिच इंसान है, ठीक है, तो यार वो भाई अगर वो वहाँ पे रिच फैमिली के अंदर पैदा हुआ है या फिर कोई राजा का लड़का मतलब कि राजघराने में पैदा हुआ है, तो उनका ऐसा मानना था कि भाई ये राजा का लड़का पैदा हुआ है तो भाई ये राज ही करने के लिए पैदा हुआ है, ये कोई और काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको वो कहते थे वो बर्थ राइट। उसके बाद यहाँ पे जेंडर डिस्टिंक्शन को आपको डिटेल में बता रहा है, कह रहा है सोशल एंड द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन एंड द मैन, यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू द वुमेन। अब देखा आपको यही बात यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ पे आपके जो मैन था और वुमेन था उन्हीं के बीच के जो डिफरेंस थे उसी को ये चीज़ शो करती थी और ये बताती थी कि भाई जो हम मैन लोग हैं वो हम वुमेन से ऊपर है। लेकिन यार ऐसा कुछ भी नहीं होता रियलिटी के अंदर। अब ये उनका मानना था, ये हमारे पास्ट की परसेप्शन थी। बाकी चलो यार हम आज के पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो यार आप उसके लिए उस वीडियो को भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। तो यार हमारे साथ में बने रहिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।